हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे शॉर्ट स्टोरी द डॉक्टर्स वर्ड रिटन बाय आर के नारायण। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ फ्रॉम इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश and if you have plenty of time only then you can watch this video because this is going to be a detailed explanation. And if you don't have time and you are watching this video just a day before the exam, then you can watch the other video in which I have explained the whole lesson with the help of a concept map within 4 to 5 minutes. The link is provided in the description box below. You can go and watch that. But if you have time, then you can continue watching and understanding the complete lesson line-wise from the textbook. So let's begin. Objectives: to help the learners realize the value of soothing words, to let the students have some idea of possible challenges, both professional and personal, one has to face, to enable the learners understand and appreciate the beauty of idiomatic expressions, to encourage the students to cultivate the habit of reading for pleasure. So ये लेसन हमें इम्पॉर्टेंस सिखाता है सूदिंग वर्ड्स की, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि पेशेंट्स को सुकून पहुंचाए। एंड ये हमें ये भी बताता है कि लाइफ में कैसे प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और ये लेसन हमें ये भी सिखाता है कि हमें किस तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए और तारीफ़ करनी चाहिए खूबसूरत इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस की, बिकॉज ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हमारी लैंग्वेज को ना सिर्फ ब्यूटीफुल बनाते हैं, एनहांस करते हैं, बल्कि इन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस का मतलब असल में वो नहीं होता जो कि वर्ड्स में यूज़ किया जाता है। एंड दिस लेसन ऑल्सो टीचर्स अस दैट प्लेजर रीडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी खुशी के लिए जब आप कुछ स्टोरीज़ पढ़ते हो आपके इंटरेस्ट के लिए, तो वो कितना ज़्यादा एसेंशियल है। ओके, एपेटाइज़र. The patient is on his deathbed. The doctor's concern is how to save the patient from the clutches of death. The patient's worry is how to set his property issues right before he meets his end. The wife's anxiety is to be assured of her husband's safety. What happens? How do they find answers to their problems? Eager to know? Read on to find out and feel the thrill of reading a good story. So इस स्टोरी में एक पेशेंट है जो कि डेथ बेड पर है एंड डॉक्टर का काम है, उसकी कंसर्न है कि किस तरह वो अपने पेशेंट को मौत के चुंगल से यानी कि क्लचेस से निकाल कर वापस लेके आएगा। और पेशेंट की चिंता ये है कि वो किस तरह अपनी प्रॉपर्टी के इश्यूज़ को सुलझाए मरने से पहले, और वाइफ की ये चिंता है, एंग्जाइटी है कि एक तरह वो अपने हस्बैंड को सेफ रखे, उसके हस्बैंड की सेफ्टी उसके लिए फर्स्ट मोस्ट है। ओके, सो आगे क्या होता है, किस तरह जवाब मिलते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के, अगर आप जानना चाहते हैं सो लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी, बट बिफोर दैट लेट्स लर्न अबाउट द ऑथर। अबाउट द राइटर, रसीपुरम कृष्णस्वामी नारायण, यानी कि आर के नारायण का पूरा नाम ये है। ही वॉज बॉर्न इन 1906 एंड डाइड इन 2001. ही इज़ अ लीडिंग राइटर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलॉन्ग विद मुल्कराज आनंद एंड राजा राव। यानी कि जब आर के नारायण स्टोरीज लिखते थे तो वो टाइम पर और दो राइटर्स थे जिनका नाम मुल्कराज आनंद और राजा राव था, एंड ये लोग उनके साथ स्टोरीज लिखते थे, लेकिन उनमें लीडिंग आर के नारायण ही थे। He started writing early and wrote regularly for 60 years. He wrote short stories, novels and essays. His works are so popular that his readers spread from New York to Moscow. यानी कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना राइटिंग का करियर जो है वो शुरू कर दिया था, एंड उन्होंने 60 years तक लिखा है। Can you imagine? It's a very long career, right? And he has written many short stories, novels, essays, and वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि उनकी बात तो न्यूयॉर्क से लेकर मॉस्को तक है, मॉस्को जो कि रशिया का कैपिटल है। मालगुडी his fictional creation forms the setting of his works, यानी कि अक्सर उनकी जो कहानियाँ होती हैं आर के नारायण की, उसमें वो मालगुडी एक फिक्टिशियस टाउन के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये उनका एक इमेजिनरी टाउन है। ओके, एंड उस टाउन में एक गली भी है, एक रोड भी है जो कि है लॉली एक्सटेंशन, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, एंड ही वन मैनी अवार्ड्स, तो ये सब जो है वो उनके अवार्ड्स है, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी फेलोशिप, बेंसिल मेडल। ओके, एंड वो अभी भी अक्रॉस द ग्लोब कहानियाँ उनकी मशहूर हैं। ओके, about the story. R. K. Narayan's short story, The Doctor's Word, is remarkable for its gripping narration. The very opening sentence captures the attention of the reader, and the reader races along the lines till the ending. As in any other story of R. K. Narayan, the setting is Malgudi, more officially Lolly Extension. So ये जो कहानी है डॉक्टर्स वर्ड, उसकी जो नरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग है, यानी कि एक्साइटिंग है। वो अपने रीडर्स का अटेंशन पहले सेंटेंस से ही कैच कर लेती है, एंड रीडर्स इस स्टोरी को एंड तक पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट। ओके, एंड आर के नारायण जो है अक्सर अपनी कहानियों में मालगुडी एक टाउन का जिक्र करते हैं जो कि उन्होंने इमेजिन किया है, और ख़ास तौर पर लॉली एक्सटेंशन के बारे में जो कि इस टाउन में एक स्ट्रीट है। ओके, एंड द कैरेक्टर्स आर लाइक आर नेक्स्ट डोर नेबर्स, यानी कि ये कहानी ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पड़ोसियों की कहानी हो। द सिचुएशन डिस्कस्ड इज़ ऑफ अ सीरियस नेचर, जो सिचुएशन है इस कहानी में वो सीरियस है। येट डिटेल्स अबाउट कैरेक्टर्स एंड द नेचर आर फुल, यानी कि
जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका नेचर कैसा है, उनकी डिटेल्स सब इसमें मेंशन्ड है। द रीडर इज़ लेफ्ट विद द रिच एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉइंग अ मेमोरेबल स्टोरी। अब रीडर जो पढ़ने वाला है ये स्टोरी, उसे एक बहुत ही अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस हासिल होता है इस स्टोरी को पढ़ने से। नाउ लेट अस सी द जिस्ट। डॉक्टर रमन never believed in soothing lies, but he needed someone to tell him the same when he was treating his best friend Gopal. Gopal was seriously ill. Dr. Raman thought that there was little hope, yet he put his best efforts. Gopal and his wife repeatedly asked Dr. Raman about his recovery. Gopal explained the reason for his anxiety. Dr. Raman was in a dilemma. Finally, he chose to use his assuring words, and the doctor's word wrested Gopal from the jaws of death. सो यहाँ पर जो डॉक्टर रमन है वो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है एंड वो कभी भी सूदिंग लाइज में बिलीव नहीं करते। अब सूदिंग लाइज का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे झूठ जो कि दूसरों को सुकून पहुँचाए। वो हमेशा सच्चाई में बिलीव करते हैं और सच बोलने में बिलीव करते हैं, लेकिन उन्हें खुद ऐसे सूदिंग लाइज की ज़रूरत पड़ गई जब वो अपने खुद के दोस्त गोपाल का ट्रीटमेंट करते हैं। गोपाल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड डॉक्टर रमन के पास बिल्कुल भी होप नहीं है कि गोपाल बच पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने पूरे एफर्ट्स डाल देते हैं गोपाल को बचाने के लिए। एंड गोपाल की बीवी और गोपाल जो है वो कंटिन्यूसली रमन से सवाल करते रहते हैं कि गोपाल रिकवर हो रहा है या नहीं। अब गोपाल जो है अपना रीज़न बताता है कि क्यों उसे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, वो परेशान है, स्ट्रेस्ड है। डॉक्टर रमन अब एक डिलेमा में है, वो एक कन्फ्यूजन में है कि क्या उन्हें ऐसे सूदिंग लाइस का यानी कि ऐसे झूठ का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और डॉक्टर रमन क्या वो अपने दोस्त को मौत के चुंगल से बचा पाएंगे फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ, मीन्स डेडली सिचुएशन। ओके, इट्स अ मेटाफर यूज्ड हियर, जॉज ऑफ डेथ। Wrested means bringing back forcefully, okay, his life from the jaws of death, from a difficult situation. Now let us begin the story. This is segment 1. People came to him when the patient was on his last legs. Dr. Raman often burst out, "Why couldn't you have come a day earlier?" The reason was obvious. Visiting fee 25 rupees, and more than that, people liked to shirk the fact that the time had come to call in Dr. Raman. For them, there was something ominous इन द वेरी एसोसिएशन। सो लोग अक्सर डॉक्टर रमन के पास तभी आते थे जब वो मौत के बहुत ज़्यादा करीब होते थे या फिर उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती थी। तो यहाँ पर ऑन हिज लास्ट लेग्स यानी कि मीन्स द इलनेस इज़ वेरी सिवियर और यू आर वेरी क्लोज टू डेथ। सो डॉक्टर रमन हमेशा अपने पेशेंट से कहते थे कि क्या तुम एक दिन पहले नहीं आ सकते, लेकिन ये पेशेंट्स के लिए बहुत ऑब्वियस सा रीज़न था कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी। ये कहानी बहुत पुरानी है, तो वो टाइम पर 25 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो 25 रुपीज़ वॉज अ हाई अमाउंट एट दैट टाइम एंड पीपल वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एंड लोग इस फैक्ट को शर्क करते थे यानी कि अवॉइड करते थे। As a result, when the big man came on the scene, it was always a quick decision one way or another. There was no scope or time for any kind of wavering and whitewashing. यानी कि जब लोग डॉक्टर रमन के पास अपने लास्ट लेग्स पर जाते थे, जब सीवियर सिचुएशन में जाते थे, तो कि कोई रीज़न ही नहीं बनता कि डॉक्टर रमन कुछ भी झूठ बोलेंगे। वो हमेशा सच बोलते थे और चीज़ों को वाइट वॉश नहीं करते थे, यानी कि कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते थे पेशेंट को सुकून पहुँचाने के लिए। Long years of practice of this kind had bred in the doctor a certain curt truthfulness. For that very reason, his opinion was valued. He was not a merry doctor expressing an opinion, but a judge pronouncing a verdict. So यहाँ पर कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद डॉक्टर रमन जो है अपनी सच्चाई के लिए, अपने वैल्यूज़ के लिए मशहूर हो गए और उनका ओपिनियन बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था, बिकॉज वो हमेशा सच बोलते थे एंड वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे जो कि अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एक जज की तरह होते थे जो कि फैसला सुना देते थे। द पेशेंट्स लाइफ हंग ऑन हिज वर्ड्स, यानी कि पेशेंट्स की ज़िंदगी उनके वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करती थी। दिस नेवर अनड्यूली वरीड डॉक्टर रमन, बिकॉज उन्हें लगता था कि इस चीज़ का वरी करना मतलब इट इज़ अननेसेसरी। ही नेवर बिलीव दैट एग्रीएबल वर्ड्स एवर सेव लाइफ्स, वो कभी इस बात को बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि वर्ड्स भी लोगों की जान बचाते हैं। ही डिड नॉट थिंक इट वॉज एनी ऑफ हिज बिजनेस टू प्रोवाइड अननेसेसरी होप व्हेन एज अ मैटर ऑफ कोर्स नेचर वुड टेल देम द ट्रूथ इन अ फ्यू आवर्स। तो वो ये समझते थे कि कभी भी झूठे वर्ड्स के ज़रिए पेशेंट को गलत होप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ देर में तो नेचर कुदरत उन्हें बता ही देगी कि सच क्या है। However, when he glimpsed the faintest sign of hope, he rolled up his sleeves and stepped into the arena. It might be hours or days, but he never withdrew till he wrested the prize from Yama's hands. तो डॉक्टर रमन को अगर अपने पेशेंट में ज़री सी भी, हल्की सी भी फेंटेस्ट ग्लिम्स यानी कि एक झलक भी अगर उन्हें उम्मीद नज़र आ जाए उस पेशेंट में बचने की, देन ही यूज्ड टू रोल अप हिज स्लीव्स। रोल अप हिज स्लीव का मतलब है, ये एक इडियम है, मीन्स प्रिपेयर टू वर्क। वो अपने काम पर लग जाते थे एंड वो अपने
अरीना में आ जाते थे, यानी कि अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाते थे, और वो घंटों यानी कि मैनी आवर्स ही यूज्ड टू वर्क, मैनी डेज, लेकिन जब तक वो यमा यानी कि यमराज के हाथों में से अपने पेशेंट की जान को बचाकर वापस नहीं ला लेते, तब तक वो चैन से नहीं बैठते थे। ओके, यहाँ पर रेस्टेड का मतलब, एज आई टोल्ड यू, इट मीन्स ग्रैब फोर्सफुली बैक. So you are going to learn a lot of words in this story. Okay, it's a story full of vocabulary. Today, standing over a bed, the doctor felt that he himself needed someone to tell him soothing lies. He mopped his brow with his kerchief and sat down in the chair beside the bed. On the bed lay his dearest friend in the world, Gopal. They had known each other for 40 years now, starting with their kindergarten days. They could not, of course, meet as much as they wanted, each being wrapped in his own family and profession. So आज जो है एक बिस्तर के ऊपर ठहरे हुए डॉक्टर को सूदिंग लाइस की ज़रूरत पड़ गई, यानी कि ऐसे झूठ जो कि पेशेंट को सुकून पहुंचाए. उन्होंने अपनी कर्चिफ निकाली, अपनी दस्ती, अपने यहाँ रुमाल निकाला और अपने आईब्रो को पोंछा, और वो बैठ गए कुर्सी पर बेड के पास में. डॉक्टर रमन गोपाल को पिछले 40 साल से जानते हैं, जब से कि वो किंडरगार्टन में थे, यानी कि केजी क्लास में थे, तब से वो डॉक्टर रमन गोपाल को जानते थे. दे कुड नॉट ऑफ कोर्स मीट एज मच एज दे वांटेड, यानी कि वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे जितना वो मिलना चाहते थे, बिकॉज एक दूसरे के फैमिली है, प्रोफेशन है, उसमें बिजी रहते थे. ओकेजनली ऑन अ संडे गोपाल वुड वॉक इन टू द कंसल्टिंग रूम एंड वेट पेशेंटली इन अ कॉर्नर टिल द डॉक्टर वॉज फ्री. सो हर संडे को गोपाल आ जाता था कंसल्टिंग रूम में और पेशेंटली वेट करता था डॉक्टर रमन का कि कब डॉक्टर फ्री होंगे. एंड देन दे वुड डाइन टुगेदर, सी अ पिक्चर, टॉक ऑफ ईच अदर्स लाइफ एंड एक्टिविटीज़. एंड फिर दोनों दोस्त मिलकर साथ में खाना खाते थे, पिक्चर देखने जाते थे एंड एक दूसरे की लाइफ की कहानियों को डिस्कस करते थे. इट वॉज अ क्लासिक फ्रेंडशिप स्टैंडिंग ओवर अनटच्ड बाय चेंजिंग टाइम, सर्कमस्टांसेस एंड एक्टिविटीज़. यानी कि एक बहुत ही क्लासिक टाइप की दोस्ती थी जो कि बदल नहीं सकती थी वक्त से या फिर हालात से या फिर एक्टिविटीज़ से. देयर बॉन्ड वॉज वेरी गुड. In his busy round of work, Dr. Raman had not noticed that Gopal had not called in for over 3 months now. He just remembered it when he saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall one crowded morning. Dr. Raman could not talk him. When he got up and was about to pass on to the operating room, he called up the young man and asked, "What brings you here, sir?" The youth was nervous and shy. "Mother sent me here." "What can I do for you?" "Father is ill." It was an operation day and he was not free till 3 in the afternoon. He rushed off straight from the clinic to his friend's house in Lawley Extension. So यहाँ पर डॉक्टर रमन अपने ऑफिस के काम में, हॉस्पिटल के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि गोपाल जो है वो उन्हें 3 महीने से विजिट करने नहीं आया है. एंड ये बात उन्हें तब रियलाइज़ हुई जब उन्होंने देखा कि गोपाल का जो बेटा है वो कंसल्टिंग रूम में वेट कर रहा है सुबह में. एंड 1 घंटे तक तो डॉक्टर रमन फ्री ही नहीं हुए, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेटिंग रूम में जाने वाले थे तभी वो गोपाल के बेटे को बुलाकर पूछते हैं कि तुम कैसे आ गए यहाँ पर. तो वो कहता है कि माँ ने मुझे भेजा है. तो डॉक्टर रमन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. तब गोपाल का बेटा कहता है कि फ़ादर की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है. तब डॉक्टर रमन जो है उनके जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे उन्होंने वो छोड़ दिए. आफ्टरनून तक 3 बजे तक वो फ्री नहीं थे, लेकिन वो भाग कर वो गोपाल के घर जाते हैं जो कि लॉली एक्सटेंशन में है. और लॉली एक्सटेंशन भी एक इमेजिनरी स्ट्रीट है, एज आई टोल्ड यू. अक्सर अपनी कहानियों में आर के नारायण इस लॉली एक्सटेंशन का जिक्र करते हैं, एज आई टोल्ड यू. हु इज़ अटेंडिंग हिम? A doctor in the next street. He comes down once in 3 days and gives him medicine. What is his name? She murmured some name. He had never heard of him. Someone I don't know, but I wish he had the goodness to tell me about it. Why couldn't you have sent me a word earlier? So यहाँ पर डॉक्टर रमन जो है वो भागते भागते पहुँचते हैं गोपाल के घर पर और वो जाकर गोपाल की वाइफ से पूछते हैं कि कौन देख रहा है गोपाल को, मीन्स कौन है डॉक्टर. तो उसकी बीवी जो है वो कम आवाज़ में कहती है कि पिछली गली का एक डॉक्टर है जो कि हर 3 दिन में आता है और इन्हें दवा देकर चला जाता है. तो डॉक्टर रमन कहते हैं कि पहले तो उन्हें उस डॉक्टर का नाम समझ में नहीं आया. ओके, जो वो ऐसा नाम था जो उन्होंने सुना नहीं था. लेकिन वो पूछते हैं कि क्या आप लोग मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? We thought you would be busy and did not wish to trouble you unnecessarily. They were apologetic and miserable. There was hardly any time to be lost. He took off his coat and opened his bag. He took out an injection tube. The needle sizzled over the stove. The sick man's wife whimpered in a corner and essayed to ask questions. तो जब डॉक्टर रमन ने पूछा कि क्या आप लोग मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे, तब उनके बीवी और बच्चों ने कहा कि हमें लगा कि आप बिज़ी होंगे और हम अननेसेसरली आपको ट्रबल नहीं करना चाहते थे. वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे एंड उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे एंड अभी तो बिल्कुल भी टाइम बचा भी नहीं था. तो डॉक्टर रमन ने जल्दी से अपना कोट निकाला, अपना बैग खोला और इंजेक्शन का ट्यूब निकाला और नीडल को सिजल किया, रेडी किया. एंड जो गोपाल की बीवी थी वो रो रही थी एक कोने में, ओके, और सवाल पूछ रही थी. शी विम्पर्ड. सो विम्पर्ड मीन्स कम आवाज़ में रोना, लाइक मेकिंग लो वॉइसेस ऑफ क्राई. प्लीज़ डोंट आस्क क्वेश्चन, स्नैप द डॉक्टर. यानी कि
वो गुस्से में डॉक्टर रमन कहता है कि प्लीज़ मुझसे सवाल मत किया करो. He looked at the children who were watching the sterilizer and said, send them all away somewhere except the eldest. So यहाँ पर डॉक्टर रमन की नज़र पड़ती है गोपाल के बच्चों पर और वो देखता है कि किस तरह बच्चे जो है वो स्टेरिलाइज़र को देख रहे हैं. स्टेरिलाइज़र एक तरह की मशीन होती है जो कि बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है. तो वो कहते हैं कि ये सारे बच्चों को भेज दो सिवाय जो सबसे बड़ा बच्चा है उसे. He shot in the drug, sat back in his chair and gazed on the patient's face for over an hour. The patient still remained motionless. The doctor's face gleamed with perspiration and his eyelids drooped with fatigue. So यहाँ पर डॉक्टर रमन ने जो इंजेक्शन रेडी किया था, जो ड्रग था, वो गोपाल को इंजेक्ट कर दिया. ओके, उसे लगा दिया इंजेक्शन. एंड वो चेयर पर आकर बैठ गए एंड ही स्टार्टेड लुकिंग एट गोपाल्स फेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. मीन्स 1 घंटे तक वो पेशेंट के फेस को देखते रहे, लेकिन पेशेंट का गोपाल का जो फेस है वो मोशनलेस था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था. द डॉक्टर्स फेस ग्लीम्ड विथ पर्सपिरेशन, यानी कि ग्लीम यानी कि शाइनिंग ब्राइटली. किससे? पर्सपिरेशन यानी कि स्वेटिंग. ये पर्सपिरेशन इज स्वेटिंग. सो हिज फेस वॉज शाइनिंग विथ sweating and his eyelids drooped with fatigue. Fatigue यानी कि he was extremely tired. His eyelids were just about to close. The sick man's wife stood in a corner and watched silently. She asked timidly, "Doctor, shall I make some coffee for you?" "No," he replied, although he felt famished, having missed his midday meal. यानी कि यहाँ पर गोपाल की वाइफ जो है वो डॉक्टर रमन से कहती है कि डॉक्टर, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? सो डॉक्टर रमन कहते हैं कि नहीं, मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए. जबकि उन्हें फैमिश्ड महसूस हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे बिकॉज उन्होंने अपना मिड डे का मील भी नहीं खाया था. ओके, एंड यहाँ पर ये जो वर्ड है टिमिडली, इसका मतलब होता है बिल्कुल भी बिना हौसले के. ओके, बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही थी वो खुद, गोपाल की वाइफ. He got up and said, "I will be back in a few minutes. Don't disturb him on any account." He picked up his bag and went to his car. In a quarter of an hour, he was back, followed by an assistant and a nurse. The doctor told the lady of the house, "I have to perform an operation." So, डॉक्टर रमन जो है वो अपनी जगह से उठे और उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ मिनट्स में वापस आता हूँ और बिल्कुल भी गोपाल को डिस्टर्ब मत करना. एंड उन्होंने अपना बैग उठाया और अपनी कार की तरफ चले गए और एक क्वार्टर ऑफ एन आवर में वो वापस आए. एंड वो आए अपने असिस्टेंट और नर्स के साथ और उन्होंने कहा गोपाल की वाइफ से कि मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा गोपाल पर. वाई शी आस्क्ड फेंटली, यानी कि ऑलमोस्ट बेहोश होने की हालत में उसने पूछा क्यों क्यों क्यों. ओके, आई विल टेल यू ऑल दैट सून. विल यू लीव योर सन हियर टू हेल्प अस एंड गो ओवर द नेक्स्ट हाउस एंड स्टे देयर टिल आई कॉल यू. तो फिर डॉक्टर रमन ने कहा कि तुम क्यों नहीं यहाँ से जाती और अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ के जाओ, तुम दूसरे घर में जाकर बैठ जाओ और जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता वापस मत आना. द लेडी फेल्ट गिडी एंड सैंक डाउन ऑन द फ्लोर अनेबल टू बेयर द स्ट्रेन. गोपाल की बीवी को एक किस्म से गिडीनेस सा महसूस होने लगा, यानी कि चक्कर से आने लगे. गिडीनेस में होता क्या है कि बैलेंस आउट हो जाता है, ऐसा लगता है अपने अतराफ़ की सारी चीज़ें गिर रही हैं. ओके, सो उसे गिडी महसूस होने लगा और वो बैठ गई ज़मीन पर. वो इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी. शी वॉज अनेबल टू बेयर द स्ट्रेन. द नर्स अटेंडेड टू हर एंड लेट हर आउट. At about 8 in the evening, the patient opened his eyes and stirred slightly in bed. अब नर्स ने हेल्प किया गोपाल की वाइफ को बाहर तक पहुंचाने में और शाम के कुछ 8 बजे थे और गोपाल ने अपनी आंखें खोली. ओके, he stirred his eyes, means slightly moved his eyes. The assistant was overjoyed. He exclaimed enthusiastically, "Sir, he will pull through." The doctor looked at him coldly and whispered, "I would give anything to see him through, but the heart." So यहाँ पर जो असिस्टेंट आया है डॉक्टर रमन के साथ, वो कहता है कि ये तो बच जाएगा, है ना. तो डॉक्टर कहता है कि कोल्डली, मतलब ज़्यादा उसे उम्मीद नहीं है, उस तरह वो कहता है कि मैं खुद चाहता हूँ कि गोपाल बच जाए, लेकिन उसका दिल, द प्रॉब्लम इज इन हिज हार्ट. द पल्स हैज़ इम्प्रूव्ड सर. असिस्टेंट कहता है कि पल्स जो है पेशेंट की वो इम्प्रूव हो चुकी है. वेल रिप्लाइड द डॉक्टर, डोंट ट्रस्ट इट, इट इज़ ओनली अ फॉल्स फ्लैश अप, वेरी कॉमन इन दीज केसेस. सो डॉक्टर रमन कहते हैं कि ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि ये एक फॉल्स फ्लैशअप है, यानी कि एक फॉल्स अलार्म है. हमें लग रहा है कि वो ठीक हो रहा है बिकॉज ऑफ द पल्स, बट ऐसा कुछ है नहीं. ही रुमिनेटेड फॉर अ वाइल एंड एडेड. रुमिनेटेड का मीनिंग है थॉट डीपली, वो गहरी सोच लेता है एंड कहता है इफ़ द पल्स विल keep up till 8 in the morning, it will go on for the next 40 years. But I doubt very much if we shall see anything of it at all after 2 tonight. So डॉक्टर रमन कहते हैं कि अगर गोपाल की पल्स रही सुबह में 8 बजे तक, तब तो वो 40 साल तक जिएगा, लेकिन मुझे डाउट है कि वो आज रात 2 बजे तक भी चलेगी या नहीं उसकी पल्स. Segment 3.
He sent away the assistant and sat behind the patient. At about 11, the patient opened his eyes and smiled at his friend. He showed a slight improvement. He was able to take in a little food. So यहाँ पर डॉक्टर रमन ने असिस्टेंट को भेज दिया एंड वो खुद पेशेंट के बाजू बैठ गए और तकरीबन 11 बजे पेशेंट गोपाल ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर अपने दोस्त डॉक्टर रमन की तरफ देखा और उसमें हल्की सी इंप्रूवमेंट नजर आई और वो अपना खाना भी खा सक रहा था. ओके, ही वाज एबल टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ फूड. अ ग्रेट फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड जॉय वेंट थ्रू द हाउस होल्ड. दे स्वॉर्म्ड अराउंड द डॉक्टर एंड poured out their gratitude. He sat in his seat beside the bed, gazing sternly at the patient's face, hardly showing any signs of hearing what they were saying to him. गोपाल और उसके बच्चे जो हैं वो स्वॉर्म्ड करते हैं डॉक्टर रमन के अतराफ़, यानी कि वो उसे अतराफ़ से घेर लेते हैं और उसकी तरफ अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं कि किस तरह वो लोग शुक्रिया अदा करें डॉक्टर रमन का कि उन्होंने गोपाल की लाइफ को बचाया है. एंड डॉक्टर रमन जो है वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं बेड के पास एंड वो सीरियसली देखते हैं. ही गेजेस स्टर्नली एट द फेस ऑफ गोपाल एंड वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि क्या उसकी वाइफ और उसके बच्चे कह रहे हैं उसे. The sick man's wife asked, "Is he now out of danger?" Without turning his head, the doctor said, "Give glucose and brandy every 40 minutes. Just a couple of spoons will do." The lady went away to the kitchen. She felt restless. She felt she must know the truth, whatever it was. Why was the great man so evasive? The suspense was unbearable. तो अब यहाँ पर जो गोपाल की वाइफ है वो डॉक्टर रमन से सवाल करती है कि क्या गोपाल अब आउट ऑफ डेंजर है. तो डॉक्टर रमन जो है अपना सर बिना हिलाए वो कहते हैं कि इसे ग्लूकोज देना और ब्रांडी देना. अब ग्लूकोज तो आपको पता है और ब्रांडी जो है वो एक तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक है जो कि वाइन और फ्रूट से बनाया जाता है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक होता है. तो वो कहते हैं ये दोनों चीज़ें हर 40 मिनट को गोपाल को देना और कुछ चमचे ही देना काफ़ी होगा. और जो वाइफ होती है गोपाल की वो किचन में चली जाती है और वो एकदम से बेचैन है. शी इज़ रेस्टलेस कि उसे जानना ही होगा कि सच क्या है. और वो सोचती है कि ये जो ग्रेट मैन है डॉक्टर रमन वो इतना ज़्यादा इवासिव क्यों है. इवासिव यानी कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को अवॉइड क्यों करता है. एंड ये जो सस्पेंस बना रखा था डॉक्टर रमन ने वो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल था. मतलब एक बेचैनी सी हो रही थी उसे कि उसे सच जानना ही है. Perhaps he could not speak nor near the patient's bed. She beckoned to him from the kitchen doorway. The doctor rose and went over. She asked, "What about him now? How is he?" The doctor bit his lips and replied, looking at the floor, "Don't get excited unless you must know about it. Don't ask now." Her eyes opened wide in terror. She clasped her hands together and implored, "Tell me the truth." The doctor replied, "I would rather not talk to you now." He turned round and went back to his chair. So यहाँ पर जो है पेशेंट के बेड के पास वो बात नहीं कर सकते थे डॉक्टर रमन. सो डॉक्टर रमन जो है वो देखते हैं कि किचन में से वो बुला रही है गोपाल की वाइफ. सो गोपाल की वाइफ जो है वो बेकिन करती है. शी बेकिन फ्रॉम द किचन. वो किचन के डोरवे में से झुकती है एंड बुलाती है डॉक्टर को. तो डॉक्टर जो है उठते हैं और वहाँ पर जाते हैं और गोपाल की वाइफ पूछती है कि अब गोपाल का क्या, गोपाल ठीक हुआ है या नहीं. तो डॉक्टर जो है वो अपने लिप्स को बाइट करते हैं एंड ज़मीन पर देखते हैं एंड कहते हैं कि एक्साइट मत हो और जब तक तुम्हें पता ना चल जाए तब तक पूछो मत मुझसे. और जो है गोपाल की वाइफ की आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं डर में, टेरर के साथ. एंड वो अपने हाथों को क्लैप्स करती है, यानी कि वो अपने हाथों को जोड़कर पूछती है डॉक्टर रमन से कि प्लीज़ मुझे सच बता दो. और डॉक्टर जो है वो कहता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता. और वो वापस घूमकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं. अ टेरेबल वेलिंग शॉट थ्रू द स्टिल हाउस. The patient stirred and looked about in bewilderment. The doctor got up again, went over to the kitchen door, drew it in securely and shut off the wail. यहाँ पर गोपाल की जो वाइफ है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, यानी कि आवाज़ों के साथ. तो जो पेशेंट है गोपाल वो एकदम से हिलता है, हल्का सा स्टर होता है, मूव होता है और वो कन्फ्यूजन में है. ही इज़ इन बिवाइल्डरमेंट, कन्फ्यूजन. और डॉक्टर रमन जो है वो अपनी सीट से फिर उठ जाते हैं और जाकर किचन का डोर बंद कर वापस आप सीट पर बैठ जाते हैं. ही शट ऑफ द वेल, यानी कि जो आवाज़ आ रही थी रोने की उसे वो बंद कर आते हैं. When the doctor resumed his seat, the patient asked in the faintest whisper possible, "Is that someone crying?" The doctor advised, "Don't exert yourself. You mustn't talk." He felt the pulse. So यहाँ पर जो पेशेंट गोपाल है वो डॉक्टर रमन से पूछते हैं कि क्या कोई रो रहा है. तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ अपने आप को एक्सर्ट मत करो, यानी कि इसका प्रेशर तुम अपने आप पर मत लो, मेंटली अपने आप को अफेक्ट मत करो तुम. सो वो कहते हैं गोपाल से कि अब तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए और वो चेक करते हैं फिर से पल्स गोपाल की. इट वॉज ऑलरेडी एजिटेटेड बाय द एक्सर्शन, यानी कि ऑलरेडी वो मेंटल स्ट्रेस महसूस कर रहा था गोपाल बिकॉज ऑफ द वॉइसेस ही हर्ड. द पेशेंट आस्क्ड, "Am I going? Don't hide it from me." The doctor made a deprecating noise and sat back in his chair. He had never faced a situation like this. It was not in his nature to whitewash. People attached great value to his word because of that. He stole a look at the other. The patient motioned a finger to draw him nearer and whispered, "I must know how long I am going to last. I must sign the will. It is all ready. Ask my wife for the dispatch box. You must sign as a witness." गोपाल
टेंशन में आ जाता है और वो सवाल करता है डॉक्टर रमन से कि क्या मैं जाने वाला हूँ, प्लीज़ मुझसे कुछ भी मत छुपाना। तो डॉक्टर जो है वो एक डेप्रिकेटिंग आवाज़ में, यानी कि डिसअप्रूवल की एक आवाज़ होती है ना, तो वैसी आवाज़ निकालते हैं और पीछे चेयर पर बैठ जाते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया जहाँ पर उन्हें सूदिंग लाइज का इस्तेमाल करना पड़े, चीज़ों को वाइट वॉश करना पड़े, यानी कि झूठ बोलना पड़े। और यही वजह थी कि लोग उनके वर्ड्स को इतना ज़्यादा वैल्यू करते थे। और वो एक झलक देखता है अपने पेशेंट गोपाल की तरफ, और गोपाल जो है अपने फिंगर से बुलाता है डॉक्टर रमन को विस्पर करके यानी कि कम आवाज़ में, और वो कहता है कि मुझे जानना होगा कि मैं कब तक ज़िंदा हूँ, कब तक बचूंगा मैं, एंड मुझे विल साइन करनी है, विल प्रॉपर्टी की, ओके। एंड सब कुछ रेडी है, डिस्पैच बॉक्स में है, तुम बस मेरी बीवी से कह दो, और तुम्हें भी साइन करना होगा डॉक्टर रमन, एक विटनेस की तरह। Oh, the doctor exclaimed, "You are exerting yourself too much. You must be quieter." He felt idiotic to be repeating it. How fine it would be, he reflected, to drop the whole business and run away somewhere without answering anybody any question. The patient clutched the doctor's wrist with his weak fingers and said, "Ramu, it is my good fortune that you are here at this moment. I can trust your word. I can't leave my property unsettled. That will mean endless misery for my wife and children. You know all about Subaiya and his gang. Let me sign before it is too late. Tell me." So यहाँ पर जैसे ही गोपाल ने कहा कि सब कुछ रेडी है, डिस्पैच बॉक्स में है, मेरी बीवी के पास है, तुम्हें भी विटनेस बनकर साइन करना है, तो डॉक्टर कहता है, ओ तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, कुछ ज़्यादा ही मेंटली अफेक्ट कर रहा है ये तुम्हें चुप रहने की ज़रूरत है। और डॉक्टर ख़ुद को एकदम से सिली सा महसूस हो रहा था ये रिपीट करने में बात को, कि ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम इस वक्त चुप रहो। और डॉक्टर जो है वो बस, उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना किसी का कोई भी क्वेश्चन का जवाब दिए बस यहाँ से चले जाए। इतने में क्या होता है कि जो पेशेंट है गोपाल, वो क्लच कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है रिस्ट, ओके, हथेली पकड़ लेता है डॉक्टर रमन की अपनी कमज़ोर उंगलियों के साथ। और डॉक्टर रमन से गोपाल कहता है कि रामू, ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम यहाँ पर इस लम्हे में मेरे साथ हो, एंड मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, तुम्हारे वर्ड्स पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह अनसेटल नहीं छोड़ सकता, एंड अगर मैंने ऐसा किया तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, मिजरी की बात हो जाएगी मेरी बीवी और बच्चों के लिए। तुम तो जानते हो सब कुछ सुबैया और उसके गैंग के बारे में, सो मुझे बता दो कि मैं कब तक बचूँगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी की विल साइन करनी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। टेल मी, मुझे बताओ। सेगमेंट 4। Yes, presently, replied the doctor. So डॉक्टर ने कहा कि हाँ, अभी तो तुम हो सेफ। He walked off to his car, sat in the back seat and reflected. He looked at his watch. Midnight. If the will was to be signed, it must be done within the next 2 hours, or never. He could not be responsible for a mess there. He knew too well the family affairs and about those wolves, Subaiya and his gang. But what could he do? If he asked him to sign the will, it would virtually mean a death sentence and destroy the 1,000th part of a chance that the patient had of survival. So यहाँ पर डॉक्टर रमन ने उससे कह दिया कि हाँ, अभी तो तुम सेफ हो, और फिर वो चले गए अपनी कार की तरफ, और वो पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए और रिफ्लेक्ट करने लगे, यानी कि सोचने लगे। उन्होंने अपनी घड़ी देखा कि टाइम तो मिडनाइट का है, एंड उन्होंने ये सोचा कि जो विल है जिसे साइन करवाना है वो अगले 2 घंटे में साइन हो जानी चाहिए, वरना वो विल तो कभी साइन होगी नहीं। एंड वो इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार फ्यूचर में नहीं ठहराना चाहते, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं सुबैया और उसके गैंग को, जो कि प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं गोपाल के। लेकिन वो क्या कर सकते थे? इफ़ ही आस्क्ड हिम टू साइन द विल, इट वुड वर्चुअली मीन अ डेथ सेंटेंस एंड डिस्ट्रॉय द 1,000th पार्ट ऑफ अ चांस दैट द पेशेंट हैड ऑफ सर्वाइवल। यानी कि अगर वो बता देते गोपाल को कि वो बचने नहीं वाला है, तो इसका मतलब वो जो आखिरी उम्मीद बची है उसके बचने की, वो उससे छीन लेते हैं। He got down from the car and went in. वो अपनी कार से नीचे उतरे और फिर से घर के अंदर चले गए। He resumed his seat in the chair. The patient was staring at him appealingly. जो पेशेंट गोपाल है वो फिर से डॉक्टर रमन की तरफ उम्मीद के साथ देखने लग गया। The doctor said to himself. तो डॉक्टर ने खुद को कहा, मतलब डॉक्टर रमन अपने आप से कह रहे हैं ये माइंड में कि if my word can save his life, he shall not die. The will be damned. यानी कि to hell with the will. अगर मेरे वर्ड से वो बच जाएगा, वो नहीं मरेगा, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। वो ऐसा माइंड में ऐसा सोचते हैं। He called Gopal, listen. This was the first time he was going to do a piece of acting before a patient, simulate a feeling and conceal his judgment. He stooped over the patient and said, with deliberate emphasis,
Don't worry about the will now. You are going to live. Your heart is absolutely sound. A new glow suffused the patient's face as he heard it. He asked in a tone of relief, Do you say so? If it comes from your lips, it must be true. तो यहाँ पर क्या होता है, माइंड में तो डॉक्टर अमन सोच लेते हैं कि है विल साइन करने की, रहने दो, लेकिन अगर मेरे वर्ड से ये बच जाता है, ये नहीं मरेगा तो अच्छा है. एंड देन फिर वो गोपाल से कहते हैं कि गोपाल सुनो. फिर वो झुकते हैं. ही stooped towards the patient and in deliberate emphasis यानी कि वो सीरियसली इम्पोर्टेंस देते हुए बताते हैं कि तुम्हें अब विल की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गोपाल, क्योंकि तुम जीने वाले हो, तुम्हारा दिल एकदम से साउंड है, एकदम से अच्छा है. और ये बात सुनकर गोपाल के चेहरे पर एक ग्लो सा आ गया, मतलब एक ग्लो सफ्यूज़ हो गया, पूरी तरीके से फैल गया ओवर हिज फेस. ही आस्क्ड इन अ टोन ऑफ रिलीफ, डू यू से सो? इफ़ इट कम्स फ्रॉम योर लिप्स इट मस्ट बी ट्रू. तो गोपाल कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो, तुम्हारे मुँह से निकला है ये, इसका मतलब ये तो सच ही होगा. द डॉक्टर सेड, Quite right, you are improving every second. Sleep in peace, you must not exert yourself on any account. You must sleep very soundly. I will see you in the morning. The patient looked at him gratefully for a moment and then closed his eyes. The doctor picked up his bag and went out, shutting the door softly behind him. So Dr. Aman जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल सही, तुम तो हर सेकेंड इम्प्रूव कर रहे हो. प्लीज़ अब सुकून से सो जाना और बिल्कुल भी स्ट्रेस या टेंशन मत लेना और बहुत ही अच्छी नींद लेना. मैं तुम्हें सुबह में मिलूँगा. और जो पेशेंट है गोपाल, वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है और डॉक्टर जो है अपना बैग उठाते हैं और बाहर की तरफ चले जाते हैं सॉफ्टली. ऑन हिज वे होम ही stopped for a moment at his hospital, called out his assistant and said, that lolly extension case, you might expect the collapse at any second now. Go there in a tube in hand and give it in case the struggle is too hard at the end. Hurry up. Next morning, he was back at Lolly Extension at 10 from his car. He made a dash for the sick bed. The patient was awake and looked very well. So यहाँ पर डॉक्टर रमन जो है वो गोपाल के घर से निकल जाते हैं एंड वो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और एक मोमेंट के लिए वो रुक जाते हैं रास्ते में और अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, लॉली एक्सटेंशन का केस है ना, वहाँ पर तुम्हें फ़ौरन जाना होगा. किसी भी मोमेंट पे गोपाल जो है वो कोलैप्स कर सकता है, ओके, बेहोश हो सकता है वो. और वो कहते हैं एक ट्यूब लेके जाना इन केस तुम्हें मुश्किल हो एंड में, और जल्दी करो, जल्दी जाओ. और अगले नेक्स्ट मॉर्निंग जो है डॉक्टर रमन खुद लॉली एक्सटेंशन आ जाते हैं सुबह के 10 बजे एंड वो अपनी गाड़ी से निकलते हैं एक बेड के साथ. बेड यानी कि वो एक सिक का बेड होता है जो कि पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है ना, वैसा बेड लेकर वो आ जाते हैं अपने पेशेंट के लिए. और वो आकर देखते हैं कि गोपाल जो है वो तो अवेक है एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ही इज़ लुकिंग वेल. द असिस्टेंट रिपोर्टेड सेटिस्फैक्ट्री पल्स. सो असिस्टेंट जो है वो रिपोर्ट करता है कि गोपाल की पल्स तो एकदम सेटिस्फैक्ट्री है, एकदम ठीक है. द डॉक्टर पुट हिज ट्यूब एट हिज हार्ट, listened for a while and told the sick man's wife, "Don't look so unhappy, lady. Your husband will live to be 90. When they were going back to the hospital, the assistant sitting beside him in the car asked, "Is he going to live, sir?" "I will bet on it. He will live to be 90. He has turned the corner. How he has survived this attack will be a puzzle to me all my life," replied the doctor. सो यहाँ पर डॉक्टर जो है जैसे ही असिस्टेंट ने कहा कि गोपाल की पल्स तो एकदम ठीक है, तो डॉक्टर रमन जो है वो ट्यूब अपने दिल से लगा लेते हैं और कहते हैं गोपाल की वाइफ को कि इतना मत रो, इतना अनहैप्पी मत लगो लेडी, तुम्हारा हस्बैंड जो है वो अब 90 ईयर्स तक जिएगा, मीन्स और 40 साल. नाउ मे बी गोपाल इज़ 50, सो ही लिव 40 ईयर्स मोर, ओके. एंड वो वापस हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं. तब उनकी जो असिस्टेंट है वो कार में साथ में उनके साथ बैठता है एंड वो पूछता है कि क्या अब गोपाल जिएगा सर. तो डॉक्टर रमन कहते हैं कि आई विल बेट, अब मैं तो शर्त लगा सकता हूँ इस बात पे कि गोपाल जो है वो 90 ईयर्स तक जिएगा बिकॉज ही हैज़ टर्न द कॉर्नर. टर्न द कॉर्नर मीन्स इट इज़ ऑल्सो एन इडियम which means he has passed the most difficult phase of his life and he is going to improve now. और किस तरह गोपाल बचा है ये बात तो एक पजल रहेगी, ओके, हमेशा के लिए डॉक्टर रमन के लिए, उनकी पूरी ज़िंदगी. replied the doctor. Now let us see some vocabulary. Was on his last legs, ये एक idiom है जिसका मतलब है was going to die very soon. Shirk means to avoid. Ominous means suggesting that something bad is going to happen. Whitewashing, hiding unpleasant facts. Curt, belief, using very few words. Rolled up his sleeves, prepared to work. Arena, an area of activity. Rested, took something with great effort or forcefully. Soothing, calming, comforting, relieving. Sizzled, made the sound of boiling in hot water. Whimpered, made low, weak, crying noises. Essayed, tried, attempted.
snapped, said impatiently, angrily. Fatigue, a feeling of being extremely tired. Famished, very hungry, giddy, feeling that everything is moving and you are going to fall. Pull through, it's a phrase. Get better after serious illness operation. See him through, give help or support to him to come out of illness. Ruminated, thought deeply. Swarmed, moved around in groups, evasive, not willing to give clear answer to question, beckoned, signaled, gave signal to move nearer, collapsed, held tightly, bewilderment, confusion, deprecating, disapproving, mess, a difficult situation full of problems, simulate, pretend, feign, sound in good condition, suffused, spread all over, dash, an act of going somewhere quickly, tube, stethoscope, turned the corner, it's again an idiom, passed a very important point in an illness and began to improve.